गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का लेक्चर फिफ्थ जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स में ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए हम ले रहे हैं। हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सिलेबस में हैं जिनको कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन उनको यहाँ पर आपने एक नए तरीके से पढ़ा है। यानी यहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सीधे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं था, बल्कि यहाँ पर हमने उनको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करते हुए कि ऐसे कौन कौन से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनको कि हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इनके टाइप से कि कौन कौन से स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम है जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आप पहले भी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो। सेकंड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थर्ड इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को और सिलेंड्रिकल को, और जो स्फेरिकल वाला है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए हम स्केल फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हमने जितने भी एक्सप्रेशंस निकाले थे, ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए एंड लैप्लाशियन ऑपरेटर, तो इन सभी की वैल्यूज जो है वो हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में निकालेंगे। इसके बाद सरफेस एलिमेंट्स जितने भी हैं ds1, ds2, ds3, उनकी वैल्यूज हम निकालेंगे और वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो भी हम अभी जो पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स जो होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि इस तरीके से हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, जो कि अलोंग होती हैं y इज इक्वल टू C2, x इज इक्वल टू C1 और z इज इक्वल टू C3। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है कि u1 इज इक्वल टू एक्स, u2 इज इक्वल टू वाई एंड u3 इज इक्वल टू जेड। यानी कि तीनों जो कर्व्स हमारे पास थे वहां पर वो हो जाते हैं एक्स वाई जेड से रिप्लेस हो जाते हैं। इसके साथ ही जो इनके एक्सिस वहां पर हमने u1, u2, u3 कही थी, यहाँ पर हो जाएंगी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और तीनों जिस जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, जो यहाँ पर देखिए। ठीक है, ओरिजिन नाम हम इसको देते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर के z प्लेन बनता है, y और z को मिला के x प्लेन बनता है, और x और z को मिला करके सरफेस एलिमेंट बनेगा y। ठीक है, तीसरी चीज कि यहां पर देखिए कि जो तीनों ही एक्सेस हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने की जो प्रॉपर्टी थी, इसकी वजह से हमने इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा है कि तीनों ही जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे से नॉर्मल कंडीशन में है, परपेंडिकुलर कंडीशन में है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब यदि मान लीजिए हमारे पास यूनिट वेक्टर्स जो हमारे पास थे कि E1, E2, E3, अब वो क्या हो जाएंगे इसमें, I, J एंड K। एक्स एक्सिस में I, Y में J एंड Z एक्सिस में K वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम किसी भी अगर पॉइंट पर एक पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो y r इज इक्वल टू r u1, u2, u3, ये था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम में। लेकिन यदि हमें इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू एक्स, वाई और z। ठीक है,
अब इसी तरीके से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने निकाली थी dr इज इक्वल टू E1H1 du1 प्लस E2H2 du2 प्लस E3H3 du3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन यदि हम कार्टेशियन में निकालते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू आई कैप dx प्लस जे dy प्लस के dz आती है। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 यानी कि दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो हमारे पास इक्वेशन आई है अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं स्केल फैक्टर दैट इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू 1 एंड h3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए ये जो है ये आपको याद रखने की चीज है कि स्केल फैक्टर यहां पर तीनों के तीनों क्या आए हैं, तीनों 1 आए हैं। ठीक है, इसके बाद यदि किसी वेक्टर को हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके कंपोनेंट मान लीजिए हमारे पास है ax ay az अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसके लिए वेक्टर फील्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू i ax प्लस j ay प्लस j k a z। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ फाई जिसकी वैल्यू जो है वो हमने पहले अपने कुछ लेक्चर्स पहले निकाल ली थी, सेकेंड लेक्चर में निकाली थी। तो वहां से आपको इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 कि आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। और इसके बाद है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस की जो वैल्यू थी वो, अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप उनको प्लीज पढ़ ले जिससे कि आपको इन एक्सप्रेशंस को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके दिमाग में वो एक्सप्रेशंस पहले से होंगे कि उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने। ठीक है, तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ए हो जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज द कर्ल की डाइवर्ज कर्ल ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था दैट इज द आई जे के डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड एंड ए एक्स ए वाई ए जेड। और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 8 से अगर हम लिखेंगे तो हम किसी भी वेक्टर के लिए कर्ल ए की वैल्यू इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इजीली निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से लैप्लासियन जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 के द्वारा हमने दिखा दी है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें सिंपली आपको पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है तो देन 1 रहेगा और 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम सेम यानी i डॉट आई जे डॉट जे एंड k डॉट k लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू द 1। बट अगर हम i डॉट जे डॉट k या k डॉट i ले लेते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है दैट इज द ए बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा जो साइन थीटा हमारे पास है तो अगर वो 0 डिग्री होगा तो 0 और अगर 90 डिग्री है तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि यदि हम सेम आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या के क्रॉस के लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम वहीं पे आई क्रॉस जे करते हैं दैट इज इक्वल टू दी माइनस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आई क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे। अब इसके लिए आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको
कि आप यहां पर लीजिए I, यहां पर लिखिए J और यहां पर लिखिए K। ठीक है, अब आप इसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K, बट J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। इसी तरीके से J क्रॉस K इज इक्वल टू I और K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J और I क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस J। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, अगर आप याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा इन चीजों को समझने में। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो हमारे पास ds1 दैट इज I ds into dy, ds2 is equal to j ds into dz and third ds3 is equal to k dz into dx। ठीक है, और वॉल्यूमेट्री एलिमेंट निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू dx dy dz। तो यहां पर हमने सब कुछ पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास यदि हम कंपेयर करें कि दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को कि सिलेंड्रिकल और जो हमारा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास वहां पे हमने लिए थे u1 u2 u3 दैट इज इक्वल टू दी c1 c2 c3 विद रिस्पेक्टिवली। एंड यहां पर अब हम मान रहे हैं रो इज इक्वल टू c1, फाई इज इक्वल टू c2 एंड z इज इक्वल टू c3। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो आपके डायग्राम में इस तरीके से हमने दिखाई हुई है कि भाई इस तरीके से हमने अपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को माना हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके शेप्स के बारे में कि फर्स्ट हमारे पास आता है कि रो इज इक्वल टू हमने c1 लिया है, लेकिन इसमें लिमिट हमने क्या लगाई है कि रो की जो वैल्यू है वो 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब रो हमारे पास क्या है कि इसमें यहां पर जो रो है वो इस सिलेंड्रिकल के रेडियस को बताता है। ठीक है, रेडियस को बताता है और जो कि इसकी डायरेक्शन जो है वो है जेड एक्सिस, यानी उसकी जैसे ये जेड में है तो देखिए आपको इधर सिंपल तरीके से समझा रखा है कि यहां से अगर आपका ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन जो ओ है यहां पर ये है, ये रहा, तो इससे जो ये डिस्टेंस इस तरीके से हमने लिखी हुई दैट इज रो, जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकती है, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज दी एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस ही कहलाएगी, जिसके अलावा हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं और ये जो है एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, सेकंड हमने माना था फाई इज इक्वल टू c2, जिसमें हमने फाई को कंडीशन दी है कि फाई जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो फाई जो हमारे पास है दैट इज द एंगल। ठीक है, अब एंगल किसके बीच में है कि दिस इज द हाफ प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू द z axis and make an angle of phi with the surface xz। तो यहां पर देखिए ये जो हमारे पास प्लेन है ये वाला, इस प्लेन से ये एंगल बना रहा है फाई। तो फाई की जो वैल्यू है दैट इज इंक्रीजिंग एंड अप टू 2 पाई, कि इसमें 2 पाई तक वो जा सकता है जिससे कि वो पूरा का पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास एक सरफेस क्या बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो पहली जो हमारी सरफेस बनी थी वो देखिए यहां पर हमने इस तरीके से रिंकल्स के द्वारा दिखाई हुई है, जो कि उसके उस जो सिलेंडर आपने देखा है तो उसके जो कर्वेचर भाग है उसको बताएगा वो। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है कि हाफ प्लेन सरफेस दैट इज गिवन बाय दिस, ये देखिए ये जो सेकंड नंबर पे ये वाली जो रिंकल्स फॉर्म में दिखा रखी है ये हमारे पास है। और जो थर्ड होगी दैट इज दिस, ऊपर जो सरफेस एरिया जो हमने दिखा रखा है यहाँ पर z इज इक्वल टू c3। ठीक है, जो कि एक सर्कुलर प्लेन है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक सर्कुलर प्लेन है जिसमें z की जो कंडीशन है दैट इज इक्वल टू दी है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पर हमने c1 ले लिया है, तो ये एक सर्कुलर प्लेन है जिसकी रेडियस जो है वो तो रो हो गई एट द डिस्टेंस
z इज इक्वल टू C3 फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर नीचे जो एक्स वाई प्लेन है इससे इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द z डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको है ना ये डायग्राम समझ में आ गया है। तो अब हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में कि अब इसमें देखिए जो हमारे पास कर्व्स हैं वो हो जाएंगे रो, फाई एंड जेड, और इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि हमने E1 E2 E3 लिए थे, अब की बार क्या हो जाएंगे ई रो, ई फाई एंड ई जेड। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से रहेंगी जैसे हमने अभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें देखिए तीनों के तीनों ही जो प्लेन्स हैं या जो ये कर्व्स बन रहे हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम जब ये प्रूफ हो गया तो तीनों ही जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने के बाद जो कंडीशंस है इनकी तीनों की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वो सेम रहेंगी, यानी कि अगर हम सेम से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 होगा और यदि अलग होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा आता है उसमें और 90 डिग्री पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे साइन थीटा आता है तो सेम के लिए हो जाएगा 0, लेकिन वही हमने जो आपको ट्रिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए बताई थी उस ट्रिक को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और उसी तरीके से ई रो क्रॉस ई फाई इज इक्वल टू माइनस ई फाई क्रॉस ई रो इज इक्वल टू ई जेड, देख लीजिए। ठीक है ना, तो वही सेम यहाँ पर फंडा लग रहा है, तो आप उसी को ही यूज करते हुए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट्स को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है पोजीशन वेक्टर की। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि यदि किसी भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम में U1 U2 U3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा R रो फाई एंड Z। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की हमने इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसके द्वारा हमने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की दिखाई है। तो वहीं अगर हम सिलेंड्रिकल के लिए निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू दी डी आर इज इक्वल टू ई रो डी रो प्लस ई फाई रो डी फाई प्लस ई जेड डी जेड given by the equation number 3. अब by comparing of equation second and third तो we get the scale factors h1 is equal to 1, h2 is equal to rho। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, यहाँ पर जो है E1 h2 की जगह आ रहा है रो एंड du2 is equal to d5 एंड h3 is equal to 1। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं वेक्टर फील्ड की। तो मान लीजिए कि तीनों ही एक्सेस में इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं डी रो, डी फाई एंड डी जेड। तो इसका मतलब हमारे पास वेक्टर ए हो जाएगा ई रो ए रो प्लस ई फाई प्लस ई जेड। ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू दी ई रो डी फाई ओवर डी रो ई फाई ओवर रो। अब यहां पर देखिए हमारे पास आता था H1 H3 इस जगह पर, वो H2 यहां पर आता है, यहां पर H1 H2 H3 आएगा। तो यहां पर H2 की जगह हमने रो को रख दिया है डी फाई ओवर डी फाई प्लस ई जेड डी फाई ओवर डी जेड। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आप निकाल सकते हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो 1 अपॉन H1 H2 H3 यहां पर आता था तो हमने यहां पर रो की वैल्यू रख दी है। और उसके बाद फिर हमारा जो एक्सप्रेशंस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं अगर आप उनको याद रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली लिख पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये हमने कैसे लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हमने ग्रेडियंट है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पढ़ा था, डाइवर्जेंस इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, और कर्ल जो है वो हमने लेक्चर 4 में पढ़ा है। तो ये तीनों ही जो लेक्चर्स हैं ये आपको पढ़ना जरूरी है आगे के फर्दर वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए। इसके बाद है कर्ल। तो कर्ल की वैल्यू अगेन 1 बाय H1 H2 H3 थी। तो रो यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स देन दी डिफरेंशियल एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये उनके कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लाप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर जो था उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो आप उसी तरीके से इसे निकाल सकते हैं।
फिर सरफेस एलिमेंट, अब सरफेस एलिमेंट अगेन वही कि ds1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e रो d phi dz, ds2 is equal to e phi d rho dz and ds3 is equal to ez d rho d phi, और वॉल्यूम एलिमेंट जो है दैट इज द रो डी फाई डी जेड। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपने एक बार अच्छे से इनको लेक्चर्स को एक बार पढ़ लिया तो आप इजीली इन्हें कर पाओगे। बार बार कह रही हूँ, अपने हाथ से जरूर करके देखें तो वो आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। तो आप प्लीज पुराने वीडियोस जो आपने अगर नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स भी पढ़ लें, ये वाला लेक्चर पढ़ लें, जिससे कि आपको जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो इजीली समझ में आ पाए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस।